हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम हुआई को 8 साल बाद यूएसए में देखते हैं। उसे कोरिया से 8 साल पुराना एक लेटर आता है और वो लेटर किसी और का नहीं, जियोंग का था, जो कि उसने सुसाइड करने से पहले 8 साल का टाइम देकर हुआई के लिए मेल बॉक्स में डाला था। हुआई उसके लेटर को देखकर हैरान होता है। वो पढ़ने लगता है जिसमें लिखा था, आई नो आप अभी मिलिट्री से डिस्चार्ज हो गए हो। आपको पता है ये मेरी लाइफ का लास्ट दिन है। अब ये पढ़ के आप सैड मत हो। मैं अभी एक अमेजिंग लड़की के साथ हूँ। वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। हमने साथ में बहुत ही फन किया। मेरे ख्याल से आप अभी लॉ की पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन क्या आप सही में मॉम जैसा जज बनना चाहते हो? अपने दिल की सुनो और तुम मेरे लिए सैड मत होना। सारंग ह्योंग। ये पढ़ के जियोंग की यादें फिर से ताजा हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। वो अपने रूम में जियोंग की फोटो देखकर कहता है, तुमने कहा था ना वो लड़की अमेजिंग है। मैं जा रहा हूँ कोरिया उसे ढूंढने। मैं भी तो देखूँ वो कितनी अमेजिंग है। देन हम दूसरी तरफ कोरिया में जियोंग को देखते हैं। उसको पुलिस की तरफ से बहुत ही सारे अवार्ड मिले हैं, क्योंकि वो लोगों की जान बचाती रहती है जो सुसाइड करने जाते हैं या फिर किसी का एक्सीडेंट होने वाला होता है। और वो अभी पुलिस की जॉब के लिए दिन रात करके स्टडी कर रही है। 8 साल हो गए हैं, लेकिन वो अभी तक जियोंग को नहीं भूली है। उसने अपने बैग में जियोंग का बैच लगा के रखा है। जियोंग सबसे पहले उसे गुड मॉर्निंग कहती है। जियोंग अपने घर में नहीं रहती है, वो रेंट के रूम में रहती है। और इन सालों में उसका एक बेस्ट फ्रेंड भी बन गया है जिसका नाम रिम है। जियोंग की मॉम रिम को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। उनका बस चले तो वो उन दोनों के साथ में शादी करवा दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि जियोंग रिम को अपने भाई की नजर से देखती है और रिम को भी इससे कोई एतराज नहीं है। दूसरी तरफ हम सियोल को देखते हैं। उसकी और जिन्बो की शादी हो गई है और ये शादी पॉसिबल इसलिए हुई है क्योंकि उसने अपने घर से सारा नाता तोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ जिन्बो के पैसे के लिए। वो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है और ये बात जिन्बो को भी बहुत ही अच्छी तरह से पता है। जिन्बो की मॉम सियोल को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। वो दोनों जब भी फेस टू फेस आते हैं तो झगड़ने लगते हैं। जिन्बो आज कंपनी ट्रिप पे जा रहा है। वो जाने से पहले सियोल को हक करके सारंगे कहता है। इस पे सियोल कहती है, आई नो। तो जिन्बो कहता है, तुम मुझे सारंगे नहीं कहोगी? इस पे सियोल कहती है, यू नो ना, मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ। जिन्बो कहता है, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, बट डोंट वरी, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। और प्लीज जिस दिन मैं मर जाऊंगा उस दिन तुम मुझे सारंगे कह देना, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। सियोल को लगता है कि उसका हस्बैंड उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, इसलिए वो कभी कभी पैसे के लिए अपने आप को सेल्फिश समझने लगती है। दूसरी तरफ हम एक न्यू कैरेक्टर को देखते हैं। इसका नाम तेरेंग है। इसका एक भाई और एक बहन है और इसके डैड पुलिस ऑफिसर है और मॉम की डेथ हो गई है। आज इसके मॉम की डेथ एनिवर्सरी है। तेरेंग की बहन हरांग आज अपने कंपनी ट्रिप पे जा रही है। तेरेंग कहता है, आज मॉम की डेथ एनिवर्सरी है और तुम ट्रिप पे जा रही हो। इस पे वो कहते हैं, यार ओप्पा ये ट्रिप इम्पोर्टेंट है, मुझे जाना होगा एंड डोंट वरी, मैं वहाँ से मॉम के लिए प्रे कर लूंगी। इसके बाद तेरेंग हारंग को उसके कंपनी छोड़ने आता है और ये कंपनी और किसी का नहीं, जिन्बू का है। इसका मतलब हारंग जिन्बू की सेक्रेटरी है। तेरेंग उससे पूछता है, तुम ट्रिप से कितने दिनों बाद वापस आओगी? इस पे वो कहती है, मैं 2 दिनों में आ जाऊंगी। तभी वो देखती है जिन्बू अंदर जा रहा है तो वो बिना बातें सुने जल्दी से चली जाती है। तेरेंग कहता है, पता नहीं इसको इतनी जल्दी किसकी रहती है। देन हारन और जिन्बू साथ में लिफ्ट में होते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। यार सियोल कितनी भोली है। वो समझती है कि भले मैं उससे प्यार नहीं करती पर वो मुझसे प्यार करता है, बट यहाँ तो इसके सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा है। इसके बाद हम सीधे 2 दिन बाद हुआई को कोरिया में देखते हैं। वो एक दिन पहले ही कोरिया आया है और उसने एक रैंडम स्पॉट मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जॉब ली है। आज उनके कंपनी का एक शो है जो कि हुआई संभाल रहा है। दूसरी तरफ जियोंग अपने कराटे क्लास में होती है। वहाँ रेमो से मिलने आता है और उसे एक लाइटिंग मैन नाम के सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम देता है और कहता है, यार मुझे ये कॉस्ट्यूम पहन के एक जगह जाके बच्चे उनको एंटरटेन करना था। इसके लिए मुझे $100 मिल रहे हैं, लेकिन मुझे एक दूसरा काम आ गया। प्लीज मेरी जगह तू चले जाना यार। अब यार फ्रेंडशिप की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। जियोंग मान जाती है। दूसरी तरफ हम हुआई को देखते हैं। वो अपने शो की तैयारी कर रहा था। वहाँ भी उसी सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम पहन के एक दूसरा इंसान आने वाला है। हुआई की मॉम वहाँ पर हुआई से मिलने आती है। वो उससे मिलती है और कहती है, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने लॉ को लेकर इतनी सारी पढ़ाई की, यहाँ तक कि अब्रॉड गए, इतना सब करके तुम एक रैंडम स्पॉट मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हो। बेटा मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। तभी वो देखती है उनके सामने वाले ब्रिज से कोई सुसाइड करने जा रहा है। वो एकदम डर जाती है कि ये कूद ना जाए। हम ब्रिज के ऊपर देखते हैं कि जियोंग ने उस आदमी को पकड़ के रखा है। वो आदमी कूदने के लिए पूरा जोर लगाता है, लेकिन जियोंग उसे कूदने नहीं दे रही थी। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो लोग जल्दी से आके जियोंग की मदद करते हैं और उस आदमी को नीचे उतारते हैं। वो अंकल शांति नहीं हो रहे थे। ये देखकर जियोंग कहती है, मैं आपके हालत समझ सकती हूँ। वो उन्हें अपनी बातों से मोटिवेट करती है तो वो शांत हो जाते हैं। अब वहाँ सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। हुआई की मॉम नीचे से देखकर कहती है, लगता है वहाँ पुलिस आ गई है। वो नीचे से ब्रिज के ऊपर जियोंग को नहीं देख पाती है। देन वो देखती है कि इतना सब हो गया, लेकिन उनका बेटा शांत बैठ के मोबाइल चला रहा है। वो कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अभी एक आदमी सुसाइड करने जा रहा था और ये देखकर तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ा। इस पे वो कुछ नहीं कहता है और वापस अपने काम पे चला जाता है। तो फिर अगले सीन में जियोंग लाइटिंग मैन का कॉस्ट्यूम पहन के बच्चों को एंटरटेन कर रही थी। सारे बच्चे उसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। दूसरी तरफ बहुत ही टेंशन में था क्योंकि अभी तक उसका वाला लाइटिंग में नहीं आया था। तभी जियोंग उसके सामने से दौड़ते हुए
हुए आके वॉशरूम में घुसती है। वही सोचता है ये कुछ ज्यादा ही फर्स्ट नहीं था। उधर वॉशरूम में हम चियोंगा को बहुत ही थकी हुई देखते हैं। वो कहती है कौन बस $100 के लिए कॉस्ट्यूम पहन के रह सकता है। यार रिम ने तो मुझे बहुत ही बुरी तरह से फंसा दिया है। अभी तो पूरा आधा दिन बचा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, चियोंगा फाइटिंग। देन वो बाहर आती है तो देखती है एक लड़की का स्कर्ट ऊपर चढ़ा हुआ है। वो उसको कहती है लेकिन वो सुन ही नहीं रही थी, वो अपना मेकअप करने में बिजी थी। तो चियोंगा खुद ही उसका स्कर्ट नीचे करने लगती है। ये वो लड़की देख लेती है तो वो एकदम डर जाती है और जोर से चिल्लाती है, क्योंकि उसे लग रहा था इस कॉस्ट्यूम के अंदर कोई लड़का है, बिकॉज ये लड़के का कॉस्ट्यूम है। चियोंगा कहती भी है कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मैं लड़की हूँ, लेकिन वो मानती नहीं है और उसका वीडियो बना के वहाँ से भाग जाती है। तो चियोंगा बड़बड़ाते हुए बाहर आती है कि यार उसको मेरी बात सुननी तो चाहिए थी। तभी बाहर वाइस को पकड़ लेता है और कहता है तुम इतने लेट क्यों हो। इस पे चियोंगा कहती है हे तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। फाई को उसकी आवाज से पता भी नहीं चल रहा था कि वो एक लड़की है, क्योंकि कॉस्ट्यूम में वो अपनी आवाज बदल के बोल रही है ताकि किसी को पता न चले कि वो लड़की है। फाई कहता है चलो सो का टाइम हो रहा है, वहाँ पर सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चियोंगा कहती है हाँ मैं चल रहा हूँ, बट तुम्हें मुझे इसके पैसे देने होंगे। फाई कहता है पैसे को लेकर हमारी पहले ही बात हो गई थी, तुम इसकी टेंशन मत लो। चियोंगा कंफ्यूज थी कि मैंने कभी से पैसे की बात की। फाई चियोंगा को अपना वाला लाइटिंग मैन समझ रहा है। फाई उसको अपने सो की जगह पे लाता है और उसे एक दीवार दिखा के कहता है तुम्हें ये पूरा चढ़ना है, तुम्हें पता है ना। चियोंगा एकदम डर जाती है और कहती है मुझे नहीं पता, तुम ये क्या कह रहे हो, मैं ये कैसे चढ़ सकता हूँ। इस पर फाई कहता है तुमने कहा था तुम ये चढ़ सकते हो, और वो उसे स्टेज पे धक्का देता है। तो वो आके सीधे स्टेज पे रुकती है। सारे लोग उसे देखकर तालियां बजाने लगते हैं। बेचारी चियोंगा बहुत ही बुरी तरह से फंस जाती है। उसको फाई के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती है। और ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और जाते जाते प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना।